स्वागत है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के एक और वीडियो में। इस वीडियो में फिर से हम डिस्कस करेंगे 8-10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फंडा ये है कि हम हर क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट उससे रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं और आप सिमिलर पैटर्न पे 4-5 और क्वेश्चन उससे रिलेटेड आंसर कर पाए एग्जाम में। ये क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे आपको एग्जाम में हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो आप पूरा कोर्स ले सकते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं और लाइव क्लासेस होंगी और बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस। इनमें से किस देश के सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होती है? राइट आंसर है चाइना। और कैसे होती है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा होती है चाइना की, देन फिर यूएसए करता है, देन यूरोपियन यूनियन एंड देन इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इंडिया का पोजीशन, तो इंडिया चौथे नंबर पे आता है ग्रीन हाउस एमिशन के केस में। पहले नंबर पे आता है चाइना। जितना भी टोटल ग्रीन हाउस एमिशन होता है ग्लोबल, उसका 29.4% चाइना करता है, 14 से 15% उसका यूएसए करता है कंट्रीब्यूट, 9.8% यूरोपियन यूनियन करता है और 6.8% इंडिया करता है। चाइना इज द लार्जेस्ट और द हाईएस्ट टोटल ग्रीन हाउस एमिटर ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्का नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पीएमकेएसवाई। पीएमकेएसवाई का मतलब प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना भी होता है और यहां पर इसका मतलब है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसमें जो ये संपदा है ये कैपिटल में है। पूरी स्कीम को हम समझ लेते हैं है क्या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पहले आपको आंसर बता देता हूं इसका आंसर है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। जो किसान संपदा योजना है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। पीएमकेएसवाई और यहाँ पे एस फॉर संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये जो संपदा है, ये संपदा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। आपके दिमाग में एक और बात क्लियर हो गई, ये एग्रो मरीन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, मतलब मरीन प्रोडक्ट से, मछली, प्रॉन और जितने सी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है आपके। ये भी समझ में आ गया कि संपदा योजना किससे है, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग से या फिशरीज से रिलेटेड है। अब ये योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी और 2016 से 2020 तक के लिए ये योजना है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए एलोकेट करे हैं। तो इसमें क्या होना है, जो सी प्रोडक्ट्स हैं, मछलियां हैं या फिर प्रॉन्स हैं या क्रैब्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट ने हेल्प करना है। इनकी प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनकी जो सप्लाई चेन है उसको बढ़िया बनाना, जिससे कि एक्चुअली होता क्या है कि जो ये सी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। इनकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इनकी प्रोसेसिंग को सुधारना चाहा है और इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सुधारना चाहा, उसके लिए संपदा योजना है। और ये किस डिपार्टमेंट ने करी? ऑब्वियसली प्रोसेसिंग का काम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ FPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया है, चालू किया है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है फॉर क्रिएशन ऑफ, एक पूरा पैकेज है। इसमें क्या होगा, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुधारा जाएगा। और इससे फायदे क्या होंगे? पहला तो इसका जो एम है वो है फार्मर की इनकम डबल करना, इनकम डबल करने के लिए है ये। और इससे फायदे जो होंगे उससे क्या होगा, एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गांव के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। देन इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बचेंगे, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और जो सप्लाई चेन पहुंचाने में इतनी एफिशिएंट नहीं थी, प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में रास्ते में खराब हो जाते थे, वो भी सुधरेगा। तो वेस्टेज या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो कम होंगे, प्रोसेसिंग बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी, प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैनोला इज डेवलप्ड फ्रॉम रेपसीड बाय रिमूविंग। आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली कैनोला क्या होता है। कुछ साल पहले मुझे भी नहीं पता था कैनोला होता क्या है, हमने बस टीवी पे नाम सुना होता है कैनोला ऑयल। ये कैनोला है क्या?
को बना देता हूँ। कैनोला की फुल फॉर्म है कैनेडियन लो एसिड ऑयल। कैनेडियन लो एसिड ऑयल को इन शॉर्ट फॉर्म हम कैनोला कहते हैं। कैनोला में होता है, इसका राइट आंसर है ग्लूकोसाइनोलेट्स एंड इरियोसिक एसिड। तो आप इरियोसिक एसिड पे फोकस करेंगे। ऐसा ऑयल जिसमें इरियोसिक एसिड कम होता है उसे हम कैनोला ऑयल बोलते हैं, और ये क्योंकि कनाडा में डेवलप किया गया था तो इसलिए इसका नाम कैनोला पड़ गया। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 1970 में कैनोला डेवलप किया गया था। कैनोला एक रेपसीड की ही वैरायटी है, रेपसीड मस्टर्ड की वैरायटी है। इस रेपसीड मस्टर्ड की वैरायटी को जनरल क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप किया गया था 1970 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि इस तेल को हेल्दी बनाना। इरियोसिक एसिड और ग्लाइकोसेनोलेट्स की वजह से तेल उतने हेल्दी नहीं होते थे, लेकिन इनको जो जनरल क्रॉस ब्रीडिंग से इनको रिमूव कर दिया गया। अब जो कैनोला है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल है, हेल्दीएस्ट एडिबल ऑयल है वर्ल्ड में, जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। और ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि यह है गुड सोर्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैट्स। ये अच्छा सोर्स होता है मोनोसैचुरेटेड फैट्स का। और इंडिया में इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, यूएसए और कनाडा से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। सो आप समझिए कैनोला क्या है, कैनेडियन लो एसिड ऑयल जिसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स और इरियोसिक एसिड बहुत कम होते हैं। कैनोला एक रेपसीड मस्टर्ड की वैरायटी है जो 1970 में जनरल क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप की गई थी उसके तेल को हेल्दी बनाने के लिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ क्ले टाइप सॉइल पार्टिकल्स? ये बहुत कॉमन और बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यह है एक टेबल, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसमें से इसका आंसर और इससे रिलेटेड और सारे कुछ नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। What is the bulk density in general for calculation? So in general bulk density कितनी ली जाती है किसी भी कैलकुलेशन के लिए? So bulk density in general जो ली जाती है किसी भी कैलकुलेशन के लिए वो होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह है इसका राइट आंसर। और जो यह बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी कितनी ली जाती है? पार्टिकल डेंसिटी किसी भी कैलकुलेशन के लिए ली जाती है वो होती है 2.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यह है पार्टिकल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी को यूज करते हुए पोरोसिटी कैलकुलेट की जाती है। और पोरोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है यहाँ पर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पोरोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को यूज करके अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बल्क डेंसिटी ये है, पार्टिकल डेंसिटी ये है, तो पोरोसिटी कितनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी? इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी का सिम्टम है? सो सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था एफओ एग्जाम में, थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस था। अब नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी से होता क्या ये जान लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो प्लांट्स में आ जाता है पीलापन या फिर क्लोरोसिस। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर लो नाइट्रोजन हो जाता है तो हो जाती क्लोरोसिस या पीलापन, येलोइंग। क्लोरोसिस होती है जनरल येलोइंग। और अगर एक्सेस नाइट्रोजन हो जाए, एक्सेस नाइट्रोजन को बोलते हैं टॉक्सिसिटी, जो इसने यहाँ पर बोला है कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। सो जब नाइट्रोजन किसी प्लांट में ज्यादा दे देते हैं हम जरूरत से, तो एक तो प्लांट एक्स्ट्रा टॉल हो जाते हैं, बड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, टॉल डार्क ग्रीन होते हैं, ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, और वो सकुलेंट हो जाते हैं। सकुलेंट मतलब उन्हें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि वो बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, प्लांट सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं वो पेस्ट और डिजीज के अटैक के लिए। उसमें से एकदम से पेस्ट और डिजीज का अटैक हो जाता है। राइट आंसर इज लॉजिंग एंड अबॉर्शन ऑफ फ्लावर्स। सो लॉजिंग कैसे होगी? जब लॉजिंग मतलब होता है पौधों का गिर जाना। सो जब लंबे लंबे प्लांट्स हो जाएंगे तो जरा से भी हवा चलेगी या बारिश होगी तो ये एकदम से गिर जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और इससे नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड डिजीज, क्योंकि सकुलेंट हो गया तो उसमें पेस्ट और डिजीज आराम से अटैक कर लेते हैं, तो उनकी जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाती है और प्लांट और डिजीज के लिए वो इजी टारगेट हो जाते हैं। देन एबॉर्शन ऑफ फ्लावर्स होता है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं। पहली होती है जुवेनाइल स्टेज या फिर अपनी वेजिटेटिव स्टेज, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। सो वेजिटेटिव स्टेज में प्लांट अपनी बॉडी को डेवलप करता है, अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करता है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो अपने फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। सो वेजिटेटिव स्टेज में हमको जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन जैसी चीजों की और मिनरल्स की, जिससे कि प्लांट के स्ट्रक्चर बन सके। लेकिन अगर हम बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो उसकी वेजिटेटिव स्टेज ही पूरी नहीं हो पाती और वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रॉपरली नहीं आ पाता है, और जो फ्लावर और फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। तो हमें
रिप्रोडक्टिव स्टेज में कभी भी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देते, उसमें सिर्फ कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए जाते हैं। सो कब जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट ही नहीं हो पाती, वेजिटेटिव स्टेज ही चलती रह जाती है और वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को हिंडर करती है। सो ये थी नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट हैपेंस टू एमपीपीएक्स व्हेन टीपीपीएक्स इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। टीपीपीएक्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो एमपीपीएक्स क्या होगा। तो ये होता क्या है, एमपीपीएक्स का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ये हो गया एमपीपीएक्स। सिंपली टीपीपीएक्स क्या हो गया, टोटल वही फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स। सो ये क्वेश्चन जो है ये सिंपली क्वेश्चन है आपके क्लासिक प्रोडक्शन फंक्शन का। सो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, यहां पर आता है आउटपुट, यहां पर आता है इनपुट, और यहां पर हम ये जो ग्राफ बना लेंगे, पहला ग्राफ जो ऊपर जाता है होता है टोटल प्रोडक्शन फंक्शन का, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स, और इसके नीचे जो दूसरी वाला ये ग्राफ चलता है ये होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स। सो इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली बना दे रहे हैं। अब होता क्या, ये ऊपर वाला पार्ट है टीपीपीएक्स और नीचे वाला है एमपीपीएक्स। तो इसने पूछा है कि जब टीपीपीएक्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो एमपीपीएक्स क्या होता है। ये टीपीपीएक्स का हाईएस्ट पॉइंट है, टीपीपीएक्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उस टाइम पे एमपीपीएक्स जो है वो 0 हो जाता है। सो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी 0 हो जाती है। और इस ग्राफ को या इस क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला पार्ट है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सो पहला पार्ट वहां तक होता है 0 से लेकर जहां पर एमपीपीएक्स हाईएस्ट होता है, दूसरा होता है एमपीपीएक्स हाईएस्ट से लेकर एमपीपीएक्स 0 तक, और तीसरा होता है रेस्ट जो बचा हुआ लास्ट का पार्ट है जहां से टीपीपीएक्स हाईएस्ट और एमपीपीएक्स 0 तो उसके बाद का बचा हुआ पार्ट उसे वो पार्ट 3 हो जाता है। सो यहां से आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का, एमपीपीएक्स इक्वल टू 0। जब टीपीपीएक्स हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो एमपीपीएक्स 0 होगा और उस केस पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी 0 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लेटरल ब्रांचेस और सकर्स और एक्सिलरी बड्स इन टोबैको इज नोन एज। सो लेटरल ब्रांचेस क्या होती हैं, पहले तो आपको ये बता देता हूं। टोबैको का प्लांट जो होता है उसमें लेटरल ब्रांचेस होती है, साइड वाली ब्रांचेस। तो इनको हार्वेस्ट करना या इनको काट के अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोबैको में क्वेश्चन है। तो आपको एक क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाएगा, रिमूवल ऑफ लेटरल ब्रांचेस और सकर्स, मतलब सकर्स को रिमूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली डी सकरिंग। सकर्स को और लेटरल ब्रांचेस को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं डी सकरिंग। वैसे सकर्स होते हैं जो साइड से छोटे छोटे और पौधे निकल आते हैं, टोबैको प्लांट की साइड से या बहुत सारे प्लांट से साइड से दूसरे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, इन्हें सकर्स बोलते हैं। इन सकर्स को और ये साइड ब्रांचेस को रिमूव करने की प्रोसेस को होगी डी सकरिंग। वैसे ये जो 4 की 4 प्रोसेस है ये टोबैको से ही रिलेटेड है, तो एक एक करके इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। सो टॉपिंग क्या हुआ, टॉपिंग आप सिंपली समझ जाइए, रिमूवल ऑफ टॉप लीव्स। तो इन चारों प्रोसेस में नाम में ही सब कुछ क्लियर है, रिमूवल ऑफ टॉप लीव्स इज नोन एज टॉपिंग। कभी कभी क्या होता है, हमें टॉप लीव्स को टॉप लीव्स को हम रिमूव कर देते हैं। टॉप लीव्स को रिमूव करने से होता क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहा है वो साइड वाली लीव्स में चला जाता है, और जब न्यूट्रिएंट साइड वाली लीव्स में चला जाता है, क्योंकि हमारा एंड प्रोडक्ट जो हमें साइड वाली लीव्स से ही हार्वेस्ट करना है, टोबैको में जो हार्वेस्ट होती है मैच्योर लीव्स ही हार्वेस्ट होती हैं। सो साइड वाली लीव्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी, उनमें एरोमा, फ्लेवर, कलर सब कुछ आ जाएगा। सो फिर हम साइड वाली लीव्स को हार्वेस्ट कर लेंगे, देन उसको क्योरिंग के लिए भेज देंगे और हम एक अच्छा टोबैको पा पाएंगे। सो टॉप लीव्स को काट देना ताकि साइड वाली लीव्स अच्छे से डेवलप हो सके, उसे हम बोलते हैं टॉपिंग। देन डी सकरिंग आप समझ गए, लेटरल ब्रांचेस को, जो खराब ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस और सकर्स वगैरह को रिमूव करना ताकि प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, वो हो गया डी सकरिंग। देन प्राइमिंग और क्यूरिंग। सो क्यूरिंग में यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, क्यूरिंग अगर आपको समझना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने पूरी डिटेल में क्यूरिंग को डिस्कस करा है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल जाए कि क्यूरिंग क्या होता है। सो प्राइमिंग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर बताता हूं, क्यूरिंग जो है बेसिकली ड्राइंग ऑपरेशन है। प्राइमिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स फ्रॉम टोबैको प्लांट, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स फ्रॉम टोबैको प्लांट्स। और ये कितनी बार, 5 से 6 बार प्राइमिंग करते हैं।
बेसिकली प्राइमिंग जो है सिंपली हार्वेस्टिंग है, आप समझ लीजिए। जैसे ही हमारी जो साइड वाली लीव्स हैं और मैच्योर लीव्स हैं तैयार हो जाती है तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इन्हें क्योरिंग के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही फिर नई लीव्स होंगी वो हार्वेस्ट हो जाएंगी, वो मैच्योर हो जाएंगी तो उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे और क्योरिंग के लिए भेज देंगे। सो इस हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को या मैच्योर लीव्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम प्राइमिंग बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन डीएपी, सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आता होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इससे रिलेटेड 2-4 बातें और जान लें। सो इसका राइट आंसर है 18। और डीएपी जो होता है डाइमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एनपीके की मात्रा जो होती है इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम इसमें नहीं होता है। ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में कुछ और फर्टिलाइजर्स के बारे में जान लेते हैं, इनमें एनपीके कंटेंट कितना है। ये हो गया एनपीके। एक दो चीज और लेते हैं, सल्फर और कैल्शियम, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके 2-4 फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं। डीएपी हमें पता चल गया, यहाँ पर फिर भी लिख लेते हैं डीएपी। देन हम अगला लिख लेते हैं एमओपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। देन हम ले सकते हैं अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। और क्या ले सकते हैं, और लेते हैं जिप्सम, और एक ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। जो डीएपी होता है इसमें आपको पता है 18, 46 और बाकी चीजें 00। देन एमओपी हो गया म्यूरेट ऑफ पोटास KCl। इसमें बाकी कुछ नहीं होता, इसमें 60% पोटेशियम होता है सिर्फ। देन एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी में होता है फॉस्फोरस 16%। देन इसमें होता है 12% सल्फर और होता है 19% कैल्शियम। देन आ गए हम अमोनियम सल्फेट पे, तो क्योंकि अमोनियम सल्फेट है तो आप समझिए इसमें सल्फर तो होगा ही होगा। देन अमोनियम की वजह से इसमें आएगा नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन होता है 20.6%। देन इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, इसमें पोटेशियम नहीं होता, और इसमें सल्फर होता है 24.5%, और इसमें कैल्शियम नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट में कितना सल्फर होता है, ये है 24.5%। देन जिप्सम में एनपीके तो नहीं होते, और जिप्सम में जो सल्फर होता है वो होता है 18.6%, और जिप्सम में जो कैल्शियम होता है वो होता है 29%। देन बचा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में कितना नाइट्रोजन होगा, 25.5%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेस्ट कोस्ट टॉल इज अ वेराइटी ऑफ, क्योंकि कोस्ट पे लग रहा है और टॉल है तो आप थोड़ा सा नाम से अंदाजा लगा लीजिए ये वैरायटी वेस्ट कोस्ट टॉल किसकी होगी, कोकोनट की। कोस्टल एरियाज में लगता है और टॉल होता है। और कोकोनट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके। कोकोनट जो होता है, कोकोनट बिलोंग करता है किस फैमिली से, एरेकेसी। और कोकोनट का जो बॉटेनिकल नेम है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, वह है कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा है कोकोनट का बॉटेनिकल नेम। अब कोकोनट दो तरह के होते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं हम। कुछ होती हैं इसकी टॉल वेराइटीज और वो कुछ होती है ड्वार्फ वेराइटीज। टॉल वेराइटीज होते हैं उनका बॉटेनिकल नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा वेराइटी टाइपिका। तो टॉल वेराइटीज होती है कोकोस न्यूसीफेरा वैरायटी टाइपिका, जबकि ड्वार्फ वैरायटीज का नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा वैरायटी नाना। तो नाना छोटे वाले हैं। देन जो टॉल वैरायटीज होती है इनकी हाइट होती है 15 से 18 मीटर तक, इतनी इनकी हाइट चली जाती है। और ये स्टार्ट होते मतलब एक बार आपने पौधा लगा दिया तो 8 से 10 साल लगेंगे इसमें फर्स्ट बियरिंग में, 8 to 10 years टू बियर। फर्स्ट पहली बियरिंग में इसमें 8 से 10 साल लगते हैं। वहीं जबकि ड्वार्फ जो वैरायटीज होती हैं वो उनकी मैक्सिमम हाइट 5 से 7 मीटर तक होती है, और ये थोड़े अर्ली बियरिंग होते हैं, मतलब 5-6 साल में बियर करना शुरू कर देते हैं। जो टॉल वैरायटीज होती हैं इनकी लाइफ ज्यादा होती है, ये ज्यादा समय तक रहती हैं, 80 to 90 years तक इनका एक प्लांट रहता है। जबकि जो ड्वार्फ वैरायटीज है उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, 40 से 50 years तक रहता है बस। जो ड्वार्फ वैरायटीज हैं ससेप्टिबल टू ड्रॉट होती हैं,
मतलब वो ज़्यादा सूखा नहीं झेल सकती, लेकिन जो टॉल वेराइटीज होती हैं वो बहुत रेसिस्टेंट टू ड्रॉट होती हैं और वो ड्रॉट को झेल सकती हैं। देन अब डिस्कस कर लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था वेस्ट कोस्ट टॉल इज अ वेराइटी ऑफ, सो वेस्ट कोस्ट टॉल एक कोकोनट की वैरायटी थी, और टॉल से आपको पता चल गया कि टॉल टाइप कोकोनट की वैरायटी थी। और कुछ वैरायटीज बता देता हूं आपको टॉल टाइप कोकोनट की। ईस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएंगे। देन होता है लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पता होगा आपको, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी। और ये जो लक्षद्वीप ऑर्डिनरी है, इस वैरायटी को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम ये भी है चंद्रकल्पा। ऐसे ही अंडमान ऑर्डिनरी, इनके जो नाम है वो आसान है, वो अंडमान आइलैंड्स पे मिलता है अंडमान ऑर्डिनरी। और ये अंडमान ऑर्डिनरी वैरायटी है, इसको हम VPM3 भी कहते हैं। देन सिमिलरली एक और वैरायटी है फिलीपींस ऑर्डिनरी, ये मेजरली फिलीपींस में पाई जाती है। और ये फिलीपींस ऑर्डिनरी है, इसे काराचंचा भी कहते हैं। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम ड्वार्फ टाइप वैरायटीज पे। सो ड्वार्फ टाइप में दो ही वैरायटीज जो है बहुत फेमस हैं, चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ और चौघाट ग्रीन ड्वार्फ। चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ और चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, ये दो वैरायटीज हैं जो बहुत फेमस है ड्वार्फ टाइप कोकोनट की। सो ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने कोकोनट के बारे में। सो अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, और मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आपके लिए एग्जाम में काम आ सकते हैं। और इस वीडियो से आप एग्जाम की तैयारी में हेल्प तो हो जाएगा आपको, लेकिन अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो आप ग्रेड अप और एग्जाम ने मिलकर जो कोर्स लॉन्च किया है उसके लिए जा सकते हैं, और ये सारी उस कोर्स की डिटेल्स हैं। सो बहुत जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।